गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। यूपीएससी 2023 आपके लिए चुनौती लिए खड़ा है और उस 2023 में सोशलॉजी ऑप्शन के लिए मैं प्रीसा आईएएस की ओर से आपके सेवा के लिए तत्पर है। और सोशलॉजी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है और प्री में पहले जब हम लोग 2000 में एग्ज़ाम देते थे तो ये सबसे प्रिय जो है सब्जेक्ट जीएस प्रिलिमिनरी में और मेंस में दोनों में हुआ करता था। अभी भी मेंस में है ही, यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में है। आप इसको ज्वाइन करें और इसका जीएस फर्स्ट में जो इंडियन सोसाइटी वाला एरिया है वो साथ में कवर करें। तो बहुत आसान देखने में लगता है लेकिन समझने के बाद आसान आपको लगेगा। अदरवाइज आप प्राइमा फेसाई देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन उसमें जो गूढ़ चीज़ें हैं वो आप पकड़ नहीं पाते और ये आंसर की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। अब जैसे ये बर्निंग टॉपिक है, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हो रहा है, ध्यान रखिएगा, जातिगत सर्वेक्षण नॉट जनगणना। जनगणना जो है वो केंद्र का विषय है, यूनियन सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। तो बिहार सरकार क्या करा रही है? सर्वेक्षण, सर्वे, नॉट जनगणना। तो प्रश्न मेरा ये है कि क्या जातिगत सर्वे जातिगत फ्यूजन को प्रमोट करेगी? अब जातिगत सर्वे जातिगत फ्यूजन को प्रमोट करेगी या नहीं करेगी, इस पे आलोचनात्मक आपको लिखना है या एनालिटिकल लिखना है, एग्जामिन करना है जो सवाल पूछता है। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि फ्यूजन जो है, जातिगत फ्यूजन क्या है, मतलब क्या है। फ्यूजन का मतलब जो आपको साइंस में पढ़ते हैं वही सेम चीज़ यहाँ भी लिया गया है। और इसका मतलब ये है कि जो जातियाँ हैं समाज में, ABCD बहुत सारी जातियां हैं, तो जो एक्स जातियां हैं, तो कोई भी समरूप जातियां हैं, क्या उनके बीच संरचनात्मक रूप से और ज़्यादा सॉलिडेरिटी बढ़ेगी? ये क्वेश्चन है। तो कैसे प्रमोट करेगी? कि जब आपको समाज में पता चल जाएगा कि समाज में आपको ये पता चलेगा कि एक्स जाति की संख्या इतनी है, 100 है, और वाई जाति की संख्या जो है 75 है मान लीजिए। तो ये जो 100 लोग हैं जो अभी इधर उधर बिना आइडेंटिटी के रह रहे होंगे, वो सारे एक्स जो है एक साथ मिलने के लिए संरचनात्मक रूप से इकट्ठे होंगे और जातिगत एसोसिएशन जो पहले से चला रहा है उसको और मजबूती प्रदान करेंगे। तो संरचनात्मक रूप से फ्यूजन को प्रमोट करने का मौका मिलेगा जातियों को, और वो जातिगत आधार पर अपने हितों की रक्षा के लिए अपने हक को मांगेंगे। तो ये बात सही है कि जातिगत सर्वे जो है जातिगत फ्यूजन को बढ़ावा देगा, क्योंकि लोग एक जातिगत पहचान को संरचनात्मक रूप से मजबूत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके आधार पे बहुत सारी डिमांड, बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे जो है हित की बात शुरू हो जाएगी कि जातिगत आधार पे कोटा सिस्टम की मांग शुरू होगी कि हमारा इतना % जाति है, आप इतना % कोटा हमें नौकरी में, चाहे व्यवसाय में, चाहे उद्योग धंधे लगाने में, कहीं भी। तो ये सबसे बड़ा जो है प्रश्न पैदा हो जाएगा। एक नई संरचना के बाद आंदोलन की संभावना बढ़ जाएगी, लोग जो है अपने डिमांड को लेकर आगे चलने लगेंगे, आंदोलनकार जो है गतिविधियां जो है प्रमोट होगी। उसके बाद जातिगत आधार पे जो है जो मजबूती बनेगी संरचनात्मक रूप से, उससे जो है समाज में द्वेष, राइवलरी, हैट्रेड, घृणा, संघर्ष और चुनावी इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो है जातिगत संरचना जब हम सब जान जाएंगे कि कितनी जातियां हमारी संख्या में टोटल, तो उसकी हितों की बात जो है की जाएगी। और वो हित किस किस विषय पे होंगे वो मैंने आपको बताया।
अब ये तो हो गया, चलिए फायदे की बात। और जो नुकसान होगा वो नीचे जो हमने लिखा है कि द्वेष, घृणा, संघर्ष, चुनावी रंजिश, ये सब बीमारी, ये सब पैथोलॉजी, ये सब प्रॉब्लम भी शुरू होने की पूरी पूरी चांसेज है, पूरी पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है कि किस तरीके से जो जातिगत सर्वेक्षण, जातिगत फ्यूजन को बढ़ावा देगा और उसके क्या लाभ और क्या हानि समाज में देखने को मिलेगा, इस पे आपको छोटा सा हमने जो है क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। तो सोशलॉजी में हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, ट्राइब्स के बारे में हम लोग जान चुके थे, और ट्राइब्स के बारे में एक मेंस में क्वेश्चन भी आया था जिसको हमने डिस्कस किया था कि कॉमन फैक्टर क्या है जनजातियों के लिए जो बाकी लोगों में नहीं है। तो हमने ज्योग्राफिकल एरिया की बात बताई थी। उसके बाद जनजाति समुदाय के बाद ये जो पीजेंट, कृषक और रूरल समुदाय जिसे कहते हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोस्टली कृषि पर आधारित है, इसीलिए उसको कृषक समुदाय या ग्रामीण समुदाय कहते हैं। अब देखिए इसमें बीपीएससी प्री वाले, बीपीएससी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, सोशलॉजी के लिए ये सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव रूप से। तो कृषक समुदाय क्या है? जिसका पेशा कृषि हो, पहला। तो कृषक समुदाय वो है जिसका आजीविका का साधन कृषि हो, श्रम की पेशा आवश्यकता की पूर्ति हो, न कि व्यापार। कृषि योग्य भूमि पर कुछ अंशों में उसका स्वामित्व का अधिकार हो, जो खेती के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हो तथा जो प्राय भूपतियों द्वारा शोषित हो। किसान की जो परिभाषा इसमें दी गई है वो ये है। बाकी लोगों ने अलग अलग दिया है कि मालिक, मजदूर और किसान आते हैं कृषक समुदाय में। तो उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी अगर है तो बड़ा जमींदार सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है वो है, और उसकी संरचना में बाकी लोग जो है उसके साथ बटाईदार के रूप में काम करते हों। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषक समुदाय है उसके लिए दो ही क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कृषि द्वारा जीवन यापन, और दूसरा क्राइटेरिया कम घनत्व रखने वाला क्षेत्र। ये दो क्राइटेरिया है जिस पे आप कृषक समुदाय को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कृषक समुदाय दूसरे समुदायों की तुलना में किस आधार पर अपना पहचान बनाए हुए है, उस महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख करते हुए दूसरे समुदायों की तुलनात्मक संरचना प्रस्तुत करें या विवेचना करें। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब आप जाने होंगे कि कृषक समुदाय किसको बोलते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तभी जो है आप कर पाएंगे। तो भारत में जो है विलेज की परिभाषा कैसे दी गई है? प्रशासनिक आधार पे दी गई है, जहां आबादी की कोई शर्त नहीं है कि कितनी आबादी है। ध्यान रखिएगा, भारत में लगभग 5.5 लाख गांव हैं, जिसमें से 50,000 गांव बिना आबादी के हैं। ये भी मजे की बात देखिए। उसके बाद प्रत्येक गांव एक दृढ़ लघु समुदाय है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होता है। तो इस पे क्वेश्चन मेंस में बनेगा कि गांव जो है एक लिटिल कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड रूप में एक लघु समुदाय है। कैसे? लिटिल कम्युनिटी, इंग्लिश में बोलेंगे लिटिल कम्युनिटी। अब आप जैसे ट्राइब्स वाला क्वेश्चन था उसी टाइप से ये बन गया कि प्रत्येक गांव एक लिटिल कम्युनिटी है। कैसे या किस आधार पे गांव जो है, भारतीय गांव एक दृढ़ लघु समुदाय है? तो उसका जो बेसिस होगा वो ये होगा कि गांव की आबादी तो क्राइटेरिया है नहीं, जितने लोग हैं वो दूसरे से एक दूसरे से परिचित हैं, और एक निश्चित गांव का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उस भूभाग पे रहते हैं। तो इस रेफरेंस में
ये एक लघु समुदाय को रिफ्लेक्ट करता है। समुदाय की परिभाषा में ही इनहेरेंट तथ्य है कि समुदाय उसी को बोला जाएगा जो सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसका होगा उसी को बोलेंगे समुदाय। ये सबसे बड़ी चीज जो डिफ्रेंशिएट करती है समिति, समुदाय और संगठन और ये सब चीजों से, वो ये है ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया। तो एक लिटिल कम्युनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ कि एक दूसरे से लोग परिचित होते हैं, परिचित। दूसरा, जनसंख्या का कोई बंधन नहीं है। तीसरा, समुदाय के रूप में रहते हैं सर्टेन ज्योग्राफिकल। और इंटरडिपेंडेंस होता है, इंटरडिपेंडेंस, कॉमन लैंग्वेज या बोली जिसे कहते हैं डायलेक्ट्स। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि फिर ये जनजातियों से किस तरीके से डिफरेंट है। तो जनजातियों की जो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में जो डेफिनेशन दिया है, वो चीजें लघु समुदाय के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको कृषक समुदाय कहते हैं, वो उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो कृषक समुदाय के लिए कोई डेफिनेशन स्टैंडर्ड जो है नहीं है, जैसा कि जनजातियों के लिए इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में है। और दोनों में बेसिक फर्क ये है कि कृषक समुदाय जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिटी में ही रहता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ट्राइबल्स के लिए कम्युनिटी वर्ड जो है जरूरी है, उनका एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया होना जरूरी है। और बाकी चीजें जो एंडोगेमी है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन डायलेक्ट्स है, वो चीजें जो है जनजातियों में ज़्यादा है और कृषक समुदाय में उसकी तुलना में कम है। तो ये फर्क है दोनों में। मानव समाज का चाइल्ड स्टेज जो है ग्रामीण समाज में बीता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी सेटलमेंट, हैमलेट्स जो बनता है वो बेसिकली पहले गांव के रूप में ही बनता है और बाद में वो गांव से शहर नगर में परिवर्तित होने का क्रम करता है। गांव के लोग जो है स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं, नागरिक जीवन की कृत्रिमता से घृणा करते हैं। तो ये सब उसका एट्रीब्यूट्स है जिसके बेसिस पे हम उसे क्या कहते हैं कि गांव जो है, किसान समुदाय जो है लघु समुदाय है। तो क्वेश्चन जो बना वो आपको हमने बताया कि ग्रामीण समाज या कृषक समुदाय किस तरीके से सुदृढ़ लघु समुदाय है और उनके दूसरे समुदायों के बीच किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है। तो इंटरडिपेंडेंस अगर पूछता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ग्रामीण समाज में जितने लोग रहते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जिंदगी जीने का जो ढंग है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। इतनी फैमिली है तो शहरों की तरह यहाँ नहीं है। इसका कुछ ना कुछ काम इससे जुड़ा हुआ है, इसका काम इससे कुछ जुड़ा हुआ है, इसका इससे जुड़ा हुआ है, इसका इसके साथ इंटरडिपेंडेंस। जैसे गांव में विभिन्न प्रकार की जातियां जैसे नाई, धोबी, लोहार, ये सब होते हैं ना, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो क्या है, एक दूसरे पे आश्रित है। और जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है वो मोस्टली मुद्रा के बजाय बार्टर सिस्टम पर टिका हुआ है। आपके पास ट्रैक्टर है, हमने कहा भाई मेरा खेत जोत दो, हमने आपका खेत की जुताई की, बदले में आपसे जो है कुछ सीड्स, बीज ले लिया या कुछ और मटेरियल ले लिया जो हमारे काम का है। पशुपालन करने वाले दूध दही आपको दे देते हैं, बदले में आप उनको धान गेहूं दे देते हैं। ये बार्टर सिस्टम गांव में ज़्यादा चलता है। हालांकि वहाँ भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी ये एक बार्टर स्टेज है। तो किस तरीके से इंटरडिपेंडेंसी है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लोग एक दूसरे पे आश्रित है और उसी आश्रित होने के वजह से गांव में सॉलिडेरिटी अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये ग्रामीण समाज घड़े के शांत पानी के समान है और शहरी समाज केतली में खौलते पानी के समान है। इसकी विवेचना करें तो बाकी चीज़ें जो हमने बताई कि क्यों वहाँ पे सिंपल लाइफ है, वो कौन कौन से फैक्ट्स है, ये आपको
मैंने बताया। ये डिफरेंट टाइप के कृषक आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट हुए हैं। इसका डिटेल आपको काम आएगा प्री के लिए, उसमें मल्टीपल चॉइस बीपीएससी में। ग्रामीण बस्तियों के टाइप भी उसी के रेफरेंस में है। ये याद रखने वाली चीज़ है अगर मल्टीपल चॉइस बीपीएससी में आप लेते हैं सोशोलॉजी तो। अब आगे आ जाइए, यूपीएससी में जो मेंस का सवाल होगा सोशोलॉजी का, उस पर उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामीण समाज में जो प्रबल जाति की संकल्पना है उससे आप क्या समझते हैं, पहला। उसके बाद प्रबल जातियों ने किस तरीके से राजनीतिक सत्ता को प्रभावित किया है या रेगुलेट किया है। तो ये चीज़ जब आएगी तब आपको जो है पहले प्रबल जाति के बारे में जानना होगा। अगर आप नहीं जाने होंगे प्रबल जाति, डोमिनेंट कास्ट किसको बोलते हैं, तब तक आप इसका आंसर लिख नहीं पाइएगा। तो प्रबल जाति जो है ये क्या है, डोमिनेंट कास्ट, एम.एन. श्रीनिवासन ने कंसेप्ट दिया था। तो कह रहा है कि प्रबल जाति वो है जिसकी पर्याप्त संख्या है, पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा है, इकोनॉमिक सॉलिडरिटी है। इकोनॉमिक सॉलिडरिटी आएगी तो राजनीतिक सॉलिडरिटी अपने आप आने लगेगी। कर्मकांडीय रूप से श्रेष्ठ हो या न हो ये अनिवार्य नहीं है। मतलब वो जो है चार जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसमें से जो तथाकथित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की श्रेणी में हो ये जरूरी नहीं है। तो क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो प्रबल जातियां देश में कौन कौन है आप देखिए, कम्मा और रेड्डी है आंध्रा में, वोकालिंगा और लिंगायत जाति कर्नाटका में है, इझवा एवं नायर केरल में है, बनिया एवं पाटीदार गुजरात में है, अहिर कुर्मी बिहार और यूपी में, जाट हरियाणा राजस्थान में। ये जातियां जो है अपने अपने स्टेट में डोमिनेंट कास्ट के रूप में विद्यमान है। तो क्वेश्चन बनेगा कि ग्रामीण समाज में प्रबल जाति से क्या समझते हैं और प्रबल जातियों ने दूसरी जातियों को किस तरीके से रेगुलेट किया है, या प्रबल जाति ने आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को किस तरीके से विनियमित किया है। तो ये सब क्वेश्चन उठेगा तो ये सब जवाब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और जब तक आप उस टर्म को नहीं जानेंगे आप आंसर लिख ही नहीं पाइएगा। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक समाज। ये आपको क्लियर होगा, औद्योगिक समाज विकसित समाज है, उद्योग धंधों पर टिका है, प्राथमिक श्रेणी में कृषि एवं पशुपालन, और द्वितीयक में औद्योगिक समाज और तृतीयक में सर्विस सेक्टर। तो जो कल क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में कि टीयर 2 शहरों का विकास किस तरीके से हो रहा है, तो ये बेसिकली औद्योगिक समाज ही है। बस उसका नाम जो है उसने औद्योगिक समाज की जगह टीयर 2 नगर कर दिया था कि टीयर 2 नगरों में नो मिडिल क्लास के इमर्ज उदय होने से क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे उसके विकास पे असर डाला है। तो औद्योगिक समाज का मतलब सीधा सीधा है कि जहाँ पे उद्योग धंधे पे आधारित कार्यकलाप निष्पादित होता हो उसे औद्योगिक समाज कहते हैं। और जो कृषि समुदाय था उसमें मेन कृषि और पशुपालन के आधार पे था। तो ये औद्योगिक समाज के बारे में जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि औद्योगिक समाज की किन किन विशेषताओं के बारे में आप जानते हैं और उसमें से कौन सी विशेषता प्रमुख विशेषता मानी जाती है। या दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि औद्योगिक समाज वस्तुतः ग्रामीण समाज का से निकला हुआ एक संक्रमण काल से गुजरते हुए पहुंचने वाला स्टेज है, कैसे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। औद्योगिक समाज के बारे में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि उद्योग धंधों का इंस्टॉलेशन बुनियादी तौर पे लाभ प्रेरक होता है, जबकि ग्रामीण या कृषक समुदाय में ऐसी संकल्पना न्यूनतम है, कैसे। तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप से सिंपल बनेगा। और अगर आप टर्मिनोलॉजी को नहीं जाने होंगे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो औद्योगिक समाज में क्या क्या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो जान लीजिए। तो एक तो कह रहा है कि विविध उत्पादों पर आधारित अर्थव्यवस्था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा शहरों में, औद्योगिक एरिया में। किसी को बोलेगा हिट्रोजीनियस प्रोडक्शन चेन,
अब इसको क्या बोल देगा कि हिट्रोजीनियस प्रोडक्शन चेन्स किस समाज में रिफ्लेक्ट होता है, अभिप्रेरित होता है। तो आप विषम जातीय उत्पाद श्रृंखला जब कहेगा हिट्रोजीनियस प्रोडक्शन सीरीज, तो आप जो है घूम जाइएगा, फिर आप कंफ्यूजन में गए। फिर लाभ अभिप्रेरक, उसका मोटिव ही होता है लाभ कमाना। श्रम का जटिल विभाजन, मतलब कि जो स्पेशलिस्ट है ए बी सी डी, ये सिर्फ अपने अपने काम करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ही काम करेगा खाली, और नमस्ते। और ये जो है अगर ये वाशर, ये अगर टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन का काम करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्शन सिस्टम में जो चेन में लोग जुड़े हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपने काम के प्रति। अगर उनको दूसरे का काम पता भी है तब भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो काम न करें, क्योंकि उस काम के लिए असाइंड कोई और लोग हैं। तो श्रम का जटिल विभाजन, ये बहुत ही क्वेश्चन आता है। एक थ्योरी है दूरबीन की इस पे कि श्रम का जो विभाजन है वो समाज में क्यों जरूरी है। ये गांधी जी भी कहा करते थे कि श्रम विभाजन जरूरी है, जबकि अंबेडकर साहब कहते थे कि श्रम विभाजन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कास्ट सिस्टम जो है समाज से खत्म नहीं होगा। तो ये दोनों की बात अलग अलग थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंबेडकर की श्रम विभाजन के सिद्धांत से गांधी जी कहाँ तक सहमत थे। आप अपने संदर्भ में, अपने विचार संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। तो श्रम विभाजन का मतलब हमने बताया कि जो भी स्पेशलिस्ट है वो अपना ही काम करता है, डिस्पाइट ऑफ दैट कि दूसरे के काम के बारे में जानता भी हो तब भी नहीं करेगा। ह्यूज प्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ पे, बाजार की मांग के अनुसार पूर्ति है। उत्पादन की इकाई जो ग्रामीण समुदाय में परिवार होता था, कुटीर उद्योग होते थे, घर में लोग काम करते थे, वो यहाँ पे प्रोडक्शन की यूनिट जो है फैक्ट्री बन गई। बार्टर सिस्टम गायब है और उसके जगह पे एक्सचेंज ऑफ करेंसी है, अर्थात वस्तु विनिमय। बार्टर सिस्टम का वहाँ पे, यहाँ पे कोई चलन नहीं है, जैसा कि आपको कृषक और ग्रामीण समुदाय में दिखाई पड़ रहा था। जटिल कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बेस्ड है। औपचारिक संबंध है, आप देखिए यहाँ पे लोग आते हैं, काम करते हैं, औद्योगिक समाज में घर चले जाते हैं, आप पड़ोस वाले को भी नहीं जानते कि दूसरे सेक्शन में कौन काम कर रहा है। और हेट्रोजेनिटी, इसमें हमने इतने टर्म यूज किए हैं कि इसमें से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो आपको ऐसे नंबर जो है जब लिखेंगे तो आपको 80% नंबर देगा वो। और आप 3-4 लिखने के बाद गायब हो जाएंगे, भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि और भी एट्रीब्यूट्स हो सकता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। तो आपको उसी हिसाब से नंबरों का जो अलॉटमेंट करेगा एग्जामिनर, वो कम ज़्यादा करेगा। तो हेट्रोजेनिटी है दूसरा। हेट्रोजेनिटी का मतलब अपरिचितता, विषम जातीयता, जिसमें एक दूसरे के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं रहता। विविधताएं हर क्षेत्र में विद्यमान है। सेकेंडरी व्यवसाय की मोबिलिटी बढ़ जाती है। ये अलगाव, एलाइनेशन, स्वार्थ बस जो है स्वयं आदमी लिप्त रहता है, न कि दूसरे के साथ। क्लास कन्फ्लिक्ट भी रहता है यहाँ पे भैया, अमीर गरीब, प्रोलेटेरिएट एंड बुर्जुआ। और व्यक्तिवादिता, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, बगल वाला मरे खपे कोई मतलब नहीं। गंदी बस्तियां, झोपड़ियां भी आ जाती है। शोषणकारी युक्ति, अपरिचितता। तो 16 एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे आपको लिखा है, गिनाया है। आप इसको पढ़ेंगे तो कम से कम 16 में 8-10 तो याद हो ही जाएगा आपको। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम आप पॉइंट्स लिखिए, एलाबोरेट भले मत करिए, टाइम नहीं होता है इतना, और वर्ड लिमिट भी पार करने के चांस रहते हैं। तो औद्योगिक समाज जो है एक टेक्निकल समाज है, और जहाँ पे सामाजिक संबंध भी मशीनी है। और इसकी बात जो डेनियल बेल ने किया इसमें एडवांस टेक्निकल सोसाइटी के रूप में, और इसकी तुलना आप ग्रामीण समाज से कैसे डिफर है ये आप समझ लीजिए। और उसके बाद जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज हमने किया है और जिस पर हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, उस तरीके से पढ़िए, तब आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो प्रीसा IAS ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन करिए, और इस सोशियोलॉजी की क्लास जो चल रही है
उसे पाकर आप अपना तैयारी जो है यूपीएससी का मजबूत करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।